मम्मी सुनो ना, वो पापा। सविता ने पति की कोई भी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और पति की बातों को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया। अरे मम्मी, आपसे ही बोल रही हूँ। ये आप मुझे क्यों नखरे दिखा रही हैं? मम्मी, वो ना पापा का मैसेज आया है। अरे आप मेरी तरफ देखिए तो। आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हैं? मम्मी, आप तो ऐसे कभी पेश नहीं आती, फिर अब क्यों? सविता को बेटी रिधिमा की बातों पर गुस्सा आ गया। वह उस पर बिफर पड़ी। क्या पापा पापा लगा रखी है? हाँ, तुझे समझ नहीं आता? मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड उसमें। माँ की फटकार सुनकर कुछ पल तो रिधिमा शांत रही, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर से पिता की चर्चा करने लगी। माँ, आप सुनिए तो, मैं कहना क्या चाहती हूँ। वो पापा का ना लंबा मैसेज आया है। प्लीज़ एक बार माँ सुन लीजिए, प्लीज़। अच्छा अच्छा ठीक है, अब सुना। अच्छा ठीक है, पढ़ती हूँ, लो सुनो। प्रिय बेटी रिधिमा, एक युग बीत गया तुमसे जुदा हुए। तुम पूछोगी क्या कभी मेरी याद आती है पापा? तो बेटा बस यही बताने के लिए तो लिख रहा हूँ। तेरी और तेरी माँ की बड़ी याद आती है। कल टीवी पर तुम्हारी माँ का गाना सुना। तब से अब तक बहुत सोचता ही जा रहा हूँ। अपनी बदसुल्की पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। तुमसे मिलने कल लखनऊ पहुँच रहा हूँ सवेरे की ट्रेन से। स्टेशन पर आओगी ना बेटी? तुम्हारा पापा, गिरीश रस्तोगी। गिरीश रस्तोगी के इस मैसेज ने सविता के मनोमस्तिष्क को झकझोर डाला। आज जब वह अपनी ज़िंदगी में कुछ स्थायित्व महसूस करने लगी है, तब गिरीश फिर क्यों उसकी ज़िंदगी में प्रवेश करना चाहते हैं? पहली बार प्रवेश किया था अपनी माँ के जरिए। इस बार बेटी के जरिए उसके नज़दीक पहुँचने की कोशिश हो रही है। सविता की स्मृति के पन्ने फड़फड़ा उठे। गांव से हो आई रमाबाई, इस बार बहुत दिन लगा दिए। क्या करूं मालकिन, मेरी सास बहुत बीमार है, उसे छोड़ के जल्दी नहीं आ सकी। अच्छा, अब कैसी है तेरी सास? पहले से अच्छी है, इसीलिए तो आ पाई। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, चलने चलाने की बेला आ गई है उसकी। चल चल, जल्दी काम निपटा ले। साहब ऑफिस से जल्दी आने वाले हैं। भगोने में दाल भिगोया है, उसे भी पीस देना। क्यों मालकिन, आज कुछ खास बात है क्या? हाँ, खास बात ही तो है। आज हमारी शादी की सालगिरह है। तेरे साहब को दही बड़े बहुत पसंद हैं। उनके आने से पहले बना लूँ तो ठीक रहेगा। रमाबाई एक नंबर की बातूनी। दाल पीसते पीसते उसकी बातचीत का सिलसिला जारी रहा। मेरे गांव का चौधरी है ना मालकिन, वह ना बड़ा राक्षस है। क्यों, तेरे साथ कुछ छेड़छाड़ की थी क्या? अरे मेरे साथ छेड़छाड़ करी तुम, मैं उसे कच्चा नहीं चबा जाऊं? वह बात नहीं है। फिर क्या बात है? चौधरी साहब को गांव में डेयरी खोलनी थी। उसी की इंक्वायरी के लिए शहर से इंस्पेक्टर साहब आए थे। गांव में सबसे बड़ी गौशाला उसी चौधरी की तो है। होने दे, हमें क्या। रखे ना गौशाला, उसे कौन रोकता है। लेकिन जिस घरवाली से उसकी इतनी बढ़ोतरी हुई, उसे भी तो थोड़ी इज्जत दें, ठीक से रहने दें। मालूम है मालकिन वह क्या बोलता था? मैं कोने में खड़ी चुपचाप सुन रही थी। वह बोलता था, गौशाला की गायों पर मैं जान छिड़कता हूँ। उनके ठीक रख रखाव से ही हमारे पास रुपया पैसा आता है। घरवाली से हमें क्या मिलता है? उस पर तो हमें कुछ ना कुछ खर्चना पड़ता है। लेकिन वह आपके घर की लक्ष्मी है, इंस्पेक्टर साहब बोले। काहे की घर की लक्ष्मी इंस्पेक्टर साहब? आपको क्या मालूम, घरवाली को तो दबा के रखना चाहिए। बड़ा बेकार है। सविता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ मालकिन, चौधराइन बेचारी मेला कुचैला पहने रहती हैं। उसकी ज़िंदगी नरक की ज़िंदगी है, बल्कि नरक की ज़िंदगी उससे अच्छी होगी। इतना मारता सताता है उसे, पर वह चूं तक नहीं करती। मैं उसकी जगह होती तो उसे छोड़कर दूसरे ही दिन अपने भाई के यहाँ चली जाती। दही बड़े बनाते बनाते बहुत देर हो गई। गिरीश का मनपसंद लौकी का कोफ्ता और गाजर का हलवा बनाकर वह उठी तो अंधेरा हो गया था। सविता ने घर को दुल्हन की तरह सजाया, फूलों से उसका श्रृंगार किया। गुलाब के फूलों की मीठी मीठी सुगंध
वातावरण को बेहद मादक बनाए जा रही थी। आज उसके कार्यपटु हाथों का लोहा न मानने का गिरीश को कोई बहाना नहीं मिला। खाने की मेज पर थाली सजाए सविता गिरीश की प्रतीक्षा करती रही। उसके दिव्य पुरुष ने जब घर में प्रवेश किया उस समय घड़ी 12 बजा रही थी। उसे प्रतीक्षा करते देख गिरीश का पारा चढ़ गया। कितनी बार कहा है, मुझे नहीं पसंद कि तुम सती सावित्री की तरह थाली लेकर मेरा इंतजार करती रहो। कम से कम आज तो जल्दी आ जाते। क्यों, आज क्या है? तुम्हें जैसे याद ही नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह। तो क्या शादी की सालगिरह मनाने के लिए अपनी फैक्ट्री बंद कर दूं? देखो सविता, भावुकता की बातें ना कहानी सीरियल में ही अच्छी लगती हैं। वास्तविक जिंदगी की गाड़ी भावुकता के जल से नहीं, पैसों की भाप से चलती है। सविता ने कसम खाई थी, नहीं, आज वह गिरीश की बातों का जवाब नहीं देगी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हें इतनी सारी सुविधाएं देता हूं मैं, बोलो, है और किसी के नसीब में? और किसी के नसीब से बराबरी क्या? सविता के होठ बुदबुदाए। गिरीश की बातों का जवाब ना देने की कसम आंखों से बहते आंसुओं के तार के साथ टूट गई। जबान लड़ाती हो? तड़ाक से सविता के गाल पर उन्होंने चांटा जड़ दिया। स्वादिष्ट भोजन रखा रह गया। सविता बेडरूम में गई तो गिरीश खराटे ले रहे थे, परंतु उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रमाबाई के शब्द उसके उमड़ते आंसुओं में तैर जाते थे। उसकी जिंदगी नरक की जिंदगी है, बल्कि नरक की जिंदगी उससे अच्छी होगी। इतना मारता पीटता है उसे, पर वह चू तक नहीं करती। रमाबाई कह रही थी, मैं होती तो दूसरे ही दिन उसे छोड़कर अपने भाई के यहाँ चली जाती। सविता का दिमाग झंझना रहा था। मुझ में और चौधराइन में क्या अंतर है? ऊपर से देखने में तो चौधराइन को वे सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जो उसे प्राप्त हैं, परंतु दोनों ही वस्तु हैं, बेजान और बेजुबान वस्तु, जिनसे अपने पति के इशारे पर अपनी उपयोगिता साबित करनी है। हाँ, रमाबाई हैं, वह चौधराइन और सविता नहीं हो सकती। क्यों? आखिर क्यों? क्या इसीलिए कि वह खुद कमाती है, अपने पैरों पर खड़ी है, और मुझ में इतना साहस नहीं है कि? सविता ने स्वयं को गिरीश के तौर तरीके से अभ्यस्त करने के लिए हर कोशिश की। गिरीश के घर में उनकी ज़रूरत के अनुसार वह व्यक्ति नहीं, पदार्थ बनी रही, एक सुंदर शोपीस। गिरीश दोस्तों को दावत पर बुलाते तो सविता घर को ऐसे सजाती कि मेहमानों को रश्क होता। खाना इतना स्वादिष्ट बनाती कि मेहमान उंगलियां चाटते रह जाते। गिरीश की वाणी में अतिरिक्त मिश्री घुली रहती उस दिन। सविता को मेहमानों से भरे घर में नाटकीय आचरण की आदत हो चली थी। सविता ने संगीत और मनोविज्ञान में लखनऊ विश्वविद्यालय से डबल एमए किया था। उसके पिता विश्वविद्यालय में वाइस प्रेसिडेंट थे। विश्वविद्यालय के समारोह के अवसर पर संगीत सम्मेलन का आयोजन था। सविता के गाने पर मुग्ध हो गिरीश की मां ने तय किया कि बहू के रूप में यदि कोई लड़की उनके घर में प्रवेश करेगी तो वह सविता ही होगी। ससुराल में उसे सास का दुलार तो मिला, परंतु गिरीश के संस्कार भिन्न थे। अपनी मां को उन्होंने पिता के सामने आज्ञाकारी समर्पिता के रूप में देखा था। सविता को वे भी सारी सुविधाएं देने को तैयार थे, परंतु उसकी इच्छाओं का आदर करना वे न सीख पाए। सास जब तक जीवित रही गर्व से कहते, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। इस खानदान के पुरुष बड़े ही स्वाभिमानी हैं बेटी, उनकी इच्छाओं का आदर करके ही चला जा सकता है। तो माँ, उनकी इच्छाओं का आदर करने से कौन इनकार करता है, परंतु पत्नी को थोड़ा मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए ना। परंतु सविता विद्रोह कैसे कर सकती? सच, काम करने वाली रमाबाई ज़्यादा खुशनसीब हैं। वह ऐसी स्थिति में होती तो जरूर विद्रोह करती। सविता की स्मृति में पिछली जिंदगी टुकड़े टुकड़े उभरती चली आई। उसकी सास बहुत बीमार थी, घर में वह अकेली। यदि इन्हें कुछ हो गया तो सोच सोच कर उसे पसीना छूट रहा था। फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया। अस्थमा की मरीज थी वह। डॉक्टरों की ओर एकटक देखती रही थी। डॉक्टरों को बेकार बुलाया बेटी,
वह बेचारा क्या कर सकेगा। बेटे के इंतज़ार में उनकी आंखें पथरा गई थी। गिरीश ने घर में प्रवेश किया तो उसने स्पष्ट लक्ष्य किया। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। खानदान का तकाजा तो पूरा किया उन्होंने, अपने हिसाब से कुछ अनहोनी नहीं की भी हो तो पूछने वाले का साया कुछ ही देर पहले उठ गया था। लाश के सामने सविता अकेली बैठी रही। उसने टिका टिप्पणी व्यर्थ समझी। गिरीश को केवल धन दौलत की हवस थी। अपार धन दौलत के वशीभूत हो सिरफिरा मनुष्य जो आदतें डाल लेता है, उन्होंने उनमें से शायद कुछ ही छोड़ा हो। उनका बैंक बैलेंस अवश्य बढ़ता गया। उसके साथ धीरे धीरे बड़ी होती गई उनकी एकमात्र संतान रिधिमा। रिधिमा का मैट्रिक का परीक्षा फल निकला है। वह अपनी मम्मी के साथ खुशी बांट रही है, परंतु अपनी खुशी में वह पापा को सम्मिलित नहीं कर सके। उसके पापा को फुर्सत कहाँ है उसके बारे में कुछ पूछें। सविता सोचती है, यदि रिधिमा बेटा होती तो वह कैसे उसे संस्कार देती। क्या वह भी अपनी पत्नी को वस्तु समझने की ट्रेनिंग पाता। माँ की भूमिका बेटे के व्यक्तित्व निर्माण में कुछ होती है या नहीं। सविता को तेज बुखार था। गिरीश को किसी सौदे में भारी मुनाफा होने वाला था। एक पार्टी को उन्होंने रात में खाने पर बुला लिया। सदैव की भांति सविता ने तैयारी की, खाना पकाया, घरों को फूलों से सजाया, मेहमानों की अच्छी खातिरदारी हुई। मिस्टर मुखर्जी गाने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने गिरीश से कहा, सुना है यार तुम्हारी बीवी बड़ा अच्छा गाती है। बेशक अपने विद्यार्थी जीवन में उसने न जाने कितने पदक जीते हैं। सबने सविता से गाने की फरमाइश की। गाइए ना सविता जी, आज तो हम आपका गाना जरूर सुनेंगे। आज हम आपका गाना सुने बगैर जाएंगे ही नहीं। माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, मैं गा नहीं सकूँगी। गाना वाना बिल्कुल भूल गई हूँ, और फिर आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। सविता सचमुच बुखार के कारण गाना गाने की स्थिति में नहीं थी, परंतु उसका इनकार गिरीश को कैसे सुहाता। मेहमानों के जाने पर वे उबल पड़े। तुम सुना देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। आप जानते हैं विवाह के बाद मैंने गाना छोड़ ही दिया है। मौका मिलता तो। बुखार की चर्चा उसने व्यर्थ समझी। हाँ, मैंने तुम्हें मौका ही नहीं दिया, यही कहना चाहती हो ना। तुम्हें मालूम है मुखर्जी कितना बड़ा आसामी है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई वस्तु नहीं कि तुम मनमाने ढंग से उन्हें खुश करने के लिए मुझे अपने असामियों के सामने पेश करते रहो। क्या बक रही हो? होश में तो हो? हाँ हाँ, अभी तक मेरा होश बाकी है। मुझे तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे हर आसामी की इच्छा पूरी करनी होगी, चाहे मुझे कितना भी तेज बुखार क्यों ना हो। तुम अपने व्यापार के फायदे के लिए मुझे बेच भी सकते हो। क्या कहा? मैं तुम्हें बेच रहा हूँ? तड़ाक तड़ाक चाटे के निशान उसके गाल पर उभर आए। बुखार के कारण उसका तन बदन तो टूट ही गया था। गिरीश ने उसके मन को भी कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। अनजाने ही रमाबाई ने उसके हृदय में विद्रोह की ज्वाला भड़का दी थी। जब भी अपने गांव से लौटती, चौधराइन की यातना के नए नए किस्सों की उसे जानकारी मिलती। चौधरी की डेयरी अच्छी चल रही है, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और शहर पढ़ने के लिए चले गए हैं। गांव में उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होती। चौधराइन का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया है। वे पेट की बीमारी से परेशान हैं। अपनी तकलीफ़ मुंह खोलकर कहती नहीं, इसीलिए ठीक से दवा दारू भी नहीं हो पा रही है। चौधरी का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। बेचारी चौधराइन, मजबूर आत्मा, ऐसे ही एक दिन दम तोड़ देगी, लेकिन जबान नहीं खोलेगी। सविता के अवचेतन में चौधराइन की मजबूरी उतरती जा रही थी। क्या उसकी ज़िंदगी भी चौधराइन की तरह ही छिजती जाएगी? चौधराइन मजबूर है, वह विद्रोह नहीं कर सकती, लेकिन वह स्वयं क्या कर रही है? क्या वह भी मजबूर है? क्या उसकी नियति में चौधराइन होना ही बता है? नहीं, वह चौधराइन नहीं, वह सविता है। उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं विद्रोह करूँगी। रिधिमा अपने बाल खोले सविता के पास बैठी थी। सविता कंघी कर रही थी गुमसुम। रिधिमा ने बड़ी मासूमियत से कहा, मम्मी। हाँ बेटा। तुम मुझे बेटी समझती हो या सहेली? क्या मतलब?
बेटी समझती हो तो मैं चुप रहूँगी, क्योंकि तुम कहोगी कि बच्चों को बड़ों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर सहेली समझती हो तो एक बात पूछने का जी चाहता है। तुम इतना दुख पी रही हो मम्मी, इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं है? है बेटी, मुझे तो दिखाई नहीं देता। तुम पापा के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती। मुझे विद्रोह करना होगा बेटी। रमाबाई ने कहा था, वह होती तो कभी का सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने भाई के यहाँ चली जाती। वह गांव गए हैं, वह यहाँ होती तो अपनी आंख से खुद देख पाती कि सविता भी कुछ कर सकती है। रमाबाई ऐसा कहती थी। हाँ बेटी, वह बता तो रही थी गांव की चौधराइन की बाबत, लेकिन असल में वह बात मेरे लिए लागू होती है। रमाबाई एक संपूर्ण व्यक्तित्व है और मैं मात्र तुम्हारे पापा के घर की एक वस्तु हूँ। अब सीमा पार हो गई है, वस्तु से विद्रोही बनना होगा बेटी। मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूँगी। लखनऊ के महिला कॉलेज की छात्रा रही हूँ, मुझे वहाँ प्राध्यापक की नौकरी मिल जाएगी तो तुरंत वहाँ चली जाऊँगी। ऐसा करती हूँ, एक आवेदन पत्र भेज देती हूँ। मनोविज्ञान या संगीत, जिसमें पद रिक्त होगा, मैं स्वीकार कर लूँगी। तेरी जहाँ इच्छा होगी वहाँ रहना। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रह सकूँगी मम्मी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मेरे साथ ही चलना बेटी। मैंने तुम्हारे पापा को खुश रखने के लिए अपना जीवन होम कर दिया, लेकिन उन्हें खुश ना कर सकी। अब मैं आत्महंता नहीं बनूंगी। सविता ने भाई अजीत से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा, नौकरी की चिंता छोड़ो सविता, वह देखी जाएगी। तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। सविता ने एक नोट लिखा, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। रिधिमा भी मेरे साथ जा रही है। गिरीश की अनुपस्थिति में दोनों माँ बेटी ने अपना आशियाना छोड़ दिया। महिला कॉलेज की मनोविज्ञान की प्राध्यापिका छुट्टी पर जा रही थी। सविता ने प्रिंसिपल को आवेदन पत्र दिया। उसे अस्थायी नौकरी मिल गई। उसने सोचा, फिलहाल सिर छिपाने को जगह तो मिली। कुछ ही दिनों में पद रिक्त हुआ तो प्रिंसिपल ने उसे स्थायी रूप से कॉलेज में रख लिया। रिधिमा को भी उसी कॉलेज में प्रवेश मिल गया। भाई अजीत ने बहुत जिद की सविता उनके परिवार के साथ रहे, परंतु उसने अलग रहने की ठान ली। बड़ी मुश्किल से उसे एक छोटा सा मकान मिला जो उसकी आवश्यकता के अनुकूल था। माँ बेटी को बहुत दिनों के बाद चैन की ज़िंदगी नसीब हुई। मम्मी अपनी संगीत साधना फिर से शुरू कर सके, इसीलिए रिधिमा ने संगीत सीखना शुरू कर दिया। सविता घर के कलह से मुक्त हुई तो उसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंछी ने सोने का पिंजरा छोड़ खुला आकाश स्वीकार कर लिया था। उसने अपनी संगीत साधना फिर से शुरू की। अब संगीत ही उसका प्रणयी था, जिसे उसने एकाधिकार की पूरी छूट दे दी। रियाज करने बैठती तो घंटों गाती रहती। रिधिमा अपनी माँ की तपस्या की साक्षी थी। सविता सभा समारोह में सादर बुलाई जाती, श्रोता उसकी प्रशंसा करते ना खाते। एक दिन राष्ट्रीय कार्यक्रम में उसने गजल का कार्यक्रम दिया था। रिधिमा स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगी। मम्मी जल्दी करो, आधे घंटे के अंदर स्टेशन पहुंचना है। पापा आ रहे हैं मम्मी, अब वे ठीक हो जाएंगे। लगता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, नहीं तो वे भला क्यों आते। नहीं रिधिमा, तुम अकेले जाओ। रिधिमा के साथ गिरीश ने घर में प्रवेश किया तो गृहलक्ष्मी के कार्य कुशल हाथों की करामत उन्हें अभ्यागत की खातिरदारी में सर्वत्र दिखाई दी। सविता ने परम स्वादिष्ट भोजन बनाया और बड़े आदर से गिरीश को खिलाया। रिधिमा माँ का हाथ बटाती रही, विस्मय विमुग्ध। माँ का सलोना चेहरा उसे इतना भा रहा था कि वह उसे अपने पापा की नज़र से देखती जा रही थी। रिधिमा गिरीश के साथ गई तो उन्होंने माँ बेटी के लिए खूब सारी वस्तुएं खरीदी, एक से एक कीमती। रिधिमा मना करती रही, नहीं पापा, मम्मी को यह सब पसंद नहीं आएगा, आप मत खरीदिए, प्लीज़ पापा रहने दीजिए। लेकिन गिरीश अपनी शादी के बाद संभवतः पहली बार किसी शोपीस के लिए ही नहीं, किसी गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के लिए कुछ खरीद रहे थे। 4 दिनों बाद गिरीश कानपुर लौटने लगे तो उन्होंने बड़ी शालीनता से सविता से पूछा, स्टेशन तक छोड़ने नहीं चलोगी? क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो मैं कहूँ फ़र्क पड़ता है तो चलोगी? मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, आप रिधिमा के साथ चलिए, मैं आपको स्टेशन पर मिलूँगी।
ट्रेन छूटने के 5 मिनट शेष थे कि सविता स्टेशन पहुंची। ट्रेन खुलने लगी तो उसने थैले से एक पैकेट निकाला और रिधिमा को देते हुए बोली, अपने पापा को दे दे बेटी। गिरीश को कुछ आशा बंधी। ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म छोड़ दिया तो उन्होंने पैकेट खोला। उनके सामने वे सारी चीज़ें मुंह चिढ़ा रही थी जो उन्होंने सविता के लिए खरीदी थी। सविता ने बड़ी निर्लिप्तता से उनका तोहफा लौटा दिया था। बस सविता ने अपना रास्ता चुन लिया था। अब वह नहीं लौटेगी पुरानी जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज एक नई कहानी। वाह, तुम तो आज चमक रही हो। रोज के मुकाबले आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो इस साड़ी में। लेकिन सुनिधि के मनोभाव कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे थे। आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, पर यह रंग आप पर बहुत फबता है। फिर आपकी सादगी में जो आकर्षण है वह सौंदर्य प्रसाधनों से लिपे पुते चेहरों में कहाँ। मैं तो माँ से हमेशा आपकी प्रशंसा करता रहता हूँ। वह तो मेरी बातें सुनकर ही आपकी इतनी बड़ी प्रशंसक हो गई कि आपके माता पिता से बातें करने आपके यहाँ आना चाहती थी, पर मैंने ही मना कर दिया। सोचा जब तक आप राजी ना हो जाए आपके माता पिता से बात करने का क्या लाभ है। राहुल यह सब एक ही सांस में बोलता चला गया था और सुनिधि समझ ना सकी थी उसकी बातों का क्या अर्थ ले। अजीब व्यक्ति है यह। कितनी बार मैं इसे जता चुकी हूँ कि मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। सच पूछो तो सुनिधि को पुरुषों से घृणा थी। वे जो भी करेंगे अपने स्वार्थ के लिए। पहले तो मीठी मीठी बातें करेंगे, पर बाद में यदि एक भी बात अनुकूल ना हुई तो खुद ही सारे संबंध तोड़ लेंगे। सुनिधि इस सोच के साथ अतीत की गलियों में खो गई। तब वह केवल 18 वर्ष की किशोरी थी और संदीप किसी भी भौरे की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराया करता था। खुद उसकी सपनीली आंखों ने भी तो तब जीवन की कैसी इंद्रधनुषी छवि बना रखी थी। जागते हुए भी वह स्वप्न लोक में खोई रहती थी। और उस दिन संदीप का जन्मदिन था और उसने बड़े आग्रह से सुनिधि को आमंत्रित किया था, पर घर में कुछ मेहमान आने के कारण उसे घर से रवाना होने में कुछ देर हो गई थी। वह जल्दी से तैयार हुई थी, फिर उपहार लेकर संदीप के घर पहुंच गई थी, पर वह दरवाजे पर ही अपना नाम सुनकर ठिठक गई थी। क्या बात है, अब तक तुम्हारी सुनिधि नहीं आई? भीतर से संदीप की दीदी का स्वर उभरा था। मेरी सुनिधि? आप भी क्या बात करती हैं दीदी, बड़ी ही मूर्ख लड़की है। बेकार ही मेरे पीछे पड़ी रहती है, इसमें मेरा क्या दोष? बनो मत। उसके सामने तो उसकी प्रशंसा के पुल बांधते रहते हो। अब उसकी सहेली का उल्हाना भरा स्वर सुनाई दिया। वह तो मैंने उदय और अमित से शर्त लगाई थी कि झूठी प्रशंसा से भी लड़कियां कितनी जल्दी झूम उठती हैं। संदीप ने बात समाप्त करते करते जोर का ठहाका लगाया था। वहां मौजूद लोगों ने हंसी में उसका साथ दिया था, पर सुनिधि के कदम वही जम कर रह गए थे। आगे बढ़ूं या लौट जाऊं, बस एक दो क्षण की दुविधा के बाद वह लौट आई थी। वह अपने कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ दिनों के लिए तो उसे सारी दुनिया से ही घृणा हो गई थी। यह मतलबी दुनिया क्या सचमुच रहने योग्य है? सुनिधि खुद से ही प्रश्न करती, पर धीरे धीरे उसने अपने आप को संयत कर लिया था। फिर संदीप प्रकरण को वह दुस्वप्न समझकर भूल गई थी। उस घटना को 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि घर में उसके विवाह की चर्चा होने लगी। उसने विरोध किया और कहा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। 1-2 नहीं, पूरी 4 बहनें हूँ। फिर तुम सबसे बड़ी हो। हम कब तक तुम्हारी पढ़ाई समाप्त करने की प्रतीक्षा करते रहेंगे? माँ ने परेशान होकर प्रश्न किया था। क्या कह रही हो माँ? अभी तो मैं बीए में हूँ। हमें कौन सी तुमसे नौकरी करवानी है? अब जो कुछ पढ़ना है ससुराल जाकर पढ़ना। माँ ने ऐसे कहा मानो 1-2 दिन में ही उसका विवाह हो जाएगा। सुनिधि ने अब चुप व तटस्थ रहकर पढ़ाई में मन लगाने का निर्णय किया। पर जब हर तीसरे चौथे दिन वर पक्ष के सम्मुख उसकी नुमाइश होती, ढेरों मिठाई व नमकीन खरीदी जाती, सब कुछ अच्छे से अच्छा दिखाने का प्रयत्न होता, तब भी बात ना बनती। इस दौरान सुनिधि एमए प्रथम वर्ष में पहुंच गई थी। उसने कई बार मना भी किया कि
वरों की उस नीलामी में बोली लगाने की उनकी हैसियत नहीं है। पर हर बार माँ का एक ही उत्तर होता, तुम सब अपनी घर गृहस्थी वाली हो जाओ और हमें क्या चाहिए। पर माँ, अपने घर के दहलीज लांघने का मूल्य चुकाना क्या हमारी बस की बात है? माँ से पूछा था सुनिधि ने। अभी बहुत भले लोग हैं इस संसार में बेटी। सुनिधि, क्यों अपनी माँ को सताती हो तुम? कोशिश करना हमारा फर्ज है, फिर कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही ना। पिताजी माँ से उसकी बातचीत सुनकर नाराज हो उठे थे तो वह चुप रह गई थी। पर एक दिन चमत्कार ही तो हो गया था। पिताजी समाचार लाए थे कि जो लोग सुनिधि को आखिरी बार देखने आए थे उन्होंने सुनिधि को पसंद कर लिया था। एक क्षण को तो सुनिधि भी खुशी की मारे जड़ रह गई, पर वह प्रसन्नता उस वक्त गायब हो गई जब पिताजी ने दहेज टिका की रकम व सामान की सूची दिखाई। सुनिधि निराश होकर शून्य में ताकती बैठी रह गई थी। 3 लाख रुपए नगद और उतनी ही रकम का सामान। कैसे होगा यह सब? 3 और छोटी बहनें भी तो हैं। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया था, जब उनका समय आएगा देखा जाएगा। माँ उसका विवाह संबंध पक्का हो जाने से इतनी प्रसन्न थी कि उसके आगे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जब माँ ने पवन को देखा तो वह निहाल ही हो गई। कैसा सुंदर सजीला दूल्हा मिला है तुझे, वह सुनिधि से बोली। पर वर पक्ष की भारी मांग को देखते हुए सुनिधि चाह कर भी खुश नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे पवन घर के सदस्य जैसा ही होता जा रहा था। लगभग तीसरे चौथे दिन बैंक से लौटते समय वह आ जाता, तब अति विशिष्ट व्यक्ति की भांति उसका स्वागत होता, या फिर कभी कभी वे दोनों कहीं घूमने के लिए निकल जाते। मुझे तो अपने आप पर गर्व हो रहा है। उस दिन रेस्टोरेंट में बैठते ही पवन सुनिधि से बोला, रहने दीजिए, क्यों मुझे बना रहे हैं? सुनिधि मुस्कुराई। क्यों, तुम्हें विश्वास नहीं होता क्या? ऐसी रूपवती और गुणवती पत्नी बिरलों को ही मिलती है। मैंने तो जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी समझ गया था कि तुम मेरे लिए ही बनी हो। पवन अपनी ही रो में बोलता गया। सुनिधि बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा था। जब पवन ने पहली ही नज़र में समझ लिया था वह उसके लिए ही बनी है, तो फिर वह मोल भाव किस लिए? कैसे दहेज की एक एक वस्तु की सूची बनाई गई थी। घर के छोटे से छोटे सदस्य के लिए कपड़ों की मांग की गई थी। सुनिधि के मस्तिष्क में विचारों का तूफान सा उठ रहा था, पर वह इधर उधर देखे बिना यंत्रवत कॉफ़ी पिए जा रही थी। तभी 2 लड़कियों ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। पवन को देखते ही दोनों ने मुस्कुराकर अभिवादन किया और उसकी मेज के पास आकर खड़ी हो गई। यह सुनिधि है, मेरी मंगेतर। और सुनिधि, यह है कंचन और यह पूजा, हमारी कॉलोनी में रहती है। पवन ने सुनिधि से उनका परिचय कराया। चलो, तुमने तो मिलाया नहीं, आज हमने खुद ही देख लिया अपनी होने वाली भाभी को। कंचन बोली। बैठो ना, तुम दोनों खड़ी क्यों हो? पवन ने औपचारिकता बस आग्रह किया। नहीं, हम तो उधर बैठेंगे दूसरी मेज पर। हम भला कबाब में हड्डी क्यों बने? पूजा हंसी। फिर वे दोनों दूसरी मेज की ओर बढ़ गई। पूजा की माँ मेरी माँ की बड़ी अच्छी सहेली है। वह उसका विवाह मुझसे कराना चाहती थी। यूं उसमें कोई बुराई नहीं है, स्वस्थ, सुंदर और पढ़ी लिखी है। अब तो किसी बैंक में काम भी करती है। पर मैंने तो साफ कह दिया था कि मुझे चश्मे वाली पत्नी नहीं चाहिए। पवन बोला। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ इतनी सी बात के लिए आपने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया? यदि आपको चश्मा पसंद नहीं था तो वह कॉन्टैक्ट लेंस लगवा सकती थी। सुनिधि हैरान स्वर में बोली। बात तो एक ही है, चेहरे की तमाम खूबसूरती आंखों पर ही तो निर्भर करती है। पर तुम क्यों भावुक होती हो? मुझे तो तुम मिलनी थी, फिर किसी और से मेरा विवाह कैसे होता? पवन ने सुनिधि को आश्वस्त करना चाहा। कुछ देर तो सुनिधि स्तब्ध बैठी रही, फिर वह ऐसे बोली मानो कोई निर्णय ले लिया हो। आपसे एक बात कहनी थी। कहो। तुम्हारी बात सुनने के लिए तो मैं तरस रहा हूँ, पर तुम तो कुछ बोलती ही नहीं। मैं ही बोलता रहता हूँ। पता नहीं माँ पिताजी ने आपको बताया है या नहीं, पर मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकती। मैं भी कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हूँ। सुनिधि बोली। क्या? पर तभी बहरा बिल ले आया। पवन ने बिल चुकाया और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। कुछ देर दोनों इस तरह चुपचाप साथ चलते रहे मानो कहने को उनके पास कुछ बचा ही ना हो। मैं अब चलूँगी, घर से निकले बहुत देर हो चुकी है।
माँ इंतज़ार करती होंगी। वह घर की ओर रवाना हो गई। कुछ दिन बाद, क्या बात है सुनिधि, पवन कहीं बाहर गया है क्या? 3-4 दिन से आया ही नहीं, माँ ने पूछा। पता नहीं माँ, मुझसे तो कुछ कह नहीं रहे थे, सुनिधि ने जवाब दिया। बात क्या है सुनिधि? परसों तेरे पिताजी विवाह की तिथि पक्की करने गए थे, तो वे लोग कहने लगे कि ऐसी क्या जल्दी है, आज फिर गए हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ माँ, वह लड़के वाले हैं। आप लोग उनके नखरे उठाते हैं तो वे और भी ज़्यादा नखरे दिखाएंगे ही ना, सुनिधि बोली। क्या हम नखरे उठाते हैं लड़के वालों के? शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बात कहते हुए? कौन सा विवाह योग्य घर वर होगा जहां हमने बात ना चलाई हो, तब कहीं जाकर यहाँ बात बनी। तुम टलो तो छोटी बहनों का नंबर आए। माँ की वर्षों से संचित कड़वाहट बहाना पाते ही बह निकली। सुनिधि स्तब्ध बैठी रह गई। अपने ही घर में क्या स्थिति थी उसकी। माँ के लिए वह एक ऐसा बोझ थी जिसे वह टालना चाहती थी। अपना घर सोचते हुए उसके होठों पर कड़वाहट रेंग आई। अपना घर तो विवाह के बाद बनेगा, जिसकी दहलीज पार करने का मूल्य ही 3 लाख रुपए है। कैसी विडंबना है यहाँ, जहाँ जन्म लिया, पढ़ी लिखी, ना तो यह घर अपना है, ना ही जहाँ गृहस्थी बसेगी वह घर अपना है। जाने और कितनी देर सुनिधि अपने ही ख्यालों में उलझी रहती। यदि पिताजी का करुण चेहरा और उससे भी अधिक करुण स्वर उसे चौंका न देता। क्या बात है सुनिधि, हम तुम्हारी भलाई के लिए कितने प्रयत्न करते रहते हैं, पर पता नहीं क्यों तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुली रहती हो। क्या हुआ पिताजी? सुनिधि हैरान स्वर में पूछने लगी। तुम्हें पवन से यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि तुम कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हो? मैंने जानबूझकर नहीं कहा था पिताजी, ऐसे ही बात से बात निकल आई थी, फिर मैंने छिपाना ठीक नहीं समझा। तुम नहीं जानती तुमने क्या कह दिया। अब वे लोग कह रहे हैं कि हमने यह बात छिपाकर उन्हें अंधेरे में रखा, पिताजी दुखी स्वर में बोले। पर विवाह तो निश्चित हो चुका है, सगाई हो चुकी है, अब उनका इरादा क्या है? माँ ने परेशान होकर पूछा। जो जाने कब वह आकर खड़ी हो गई थी। कहते हैं कि वे हमारी छोटी बेटी पूर्णिमा को अपने घर की बहू बनाने को तैयार हैं, पर मैंने कहा कि बड़ी से पहले छोटी का विवाह हो, ऐसी हमारे घर की रीति नहीं है। फिर भी घर में सलाह करके बताऊंगा। लेकिन बताना क्या है? हमारी बेटियों को क्या उन्होंने पैर की जूतियां समझ रखा है कि अगर बड़ी ठीक ना आई तो छोटी पहन ले? वह क्रोधित स्वर में बोले। इसमें इतना नाराज होने की बात नहीं है पिताजी। यदि उन्हें पूर्णिमा पसंद आई है तो आप उसका विवाह कर दीजिए। मैं तो वैसे भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। सुनिधि ने क्षणांश में ही मानो निर्णय ले लिया। कुछ देर सब चुप खड़े रहे, मानो कहने को कुछ बचा ही ना हो। सुनिधि ठीक कहती है, अधिक भावुक होने में कुछ नहीं रखा है। इतनी ऊंची नाक रखोगे तो ये सब यहीं बैठी रह जाएंगे। माँ ने अपना निर्णय सुनाया। फिर तो एक एक करके 8 वर्ष बीत गए थे। उससे छोटी तीनों बहनों के विवाह हो गए थे। सुनिधि भी पढ़ाई समाप्त करके कॉलेज में व्याख्याता हो गई थी। पिताजी भी अवकाश ग्रहण कर चुके थे। अब तो विवाह के संबंध में सोचती तक नहीं थी। पर राहुल ने अपने व्यवहार से मानो शांत जल में कंकड़ फेंक दिया था। अब तो अतीत को याद करके वह बहुत अशांत हो उठती थी। अरे दीदी, यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? बत्ती भी नहीं जलाई। नीचे माँ तुम्हें बुला रही है। तुम्हारे कॉलेज से कोई राहुल बाबू अपनी माँ के साथ आए हैं। अरे तुम तो रो रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुनिधि की छोटी बहन सुरभि ने आकर कहा। नहीं, रो नहीं रही हूँ, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तू चल, मैं आ रही हूँ, सुनिधि अपने आंसू पोंछते हुए बोली। ड्राइंग रूम में पहुंची तो एकाएक सबकी निगाहें उसकी ओर उठ गई। आपकी बेटी ही पहली लड़की है जिसे देखकर राहुल ने विवाह के लिए हाँ की है, नहीं तो यह तो विवाह के लिए हाँ ही नहीं करता था। सुनिधि को देखते ही राहुल की माँ बोली। आपने तो हमारा बोझ हल्का कर दिया बहन जी। इससे छोटी तीनों बहनों का विवाह हो चुका है। मुझे तो दिन रात इसी की ही चिंता लगी रहती है। सुनिधि की माँ और पिताजी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो मुझसे पहले ही निर्णय लिए जा चुका है, सुनिधि ने बैठते हुए सोचा। वह कुछ कहती उससे पहले ही राहुल की माँ और उसके माता पिता उठकर बाहर जा चुके थे। बस वह और राहुल ड्राइंग रूम में रह गए थे। एक बात पूछूं?
आप कभी हंसती मुस्कुराती भी हैं या यूं ही मुंह फुलाए रहती हैं? राहुल ने नाटकीय अंदाज में पूछा। अच्छा, मैं भी आपसे एक बात पूछूं? सुनिधि ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न कर दिया। आप क्या गंभीर ही रहते हैं या यूं ही बोलते रहते हैं? चलिए, आज पता चल गया कि आप बोलती भी हैं। मैं तो समझा था कि आप गूंगी हैं। पता नहीं कैसे पढ़ाती होंगी। मैं सचमुच बहुत बोलता हूँ। अब क्या करूँ? बोलने का ही तो खाता हूँ। पर मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना आप समझती हैं। राहुल अचानक गंभीर हो गया। देखिए, आप अच्छे हो या बुरे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुरुषों में तो मुझे विशेष रूप से कोई रुचि नहीं है। आपके अनुभव निश्चय ही कटु रहे होंगे, पर जीवन में किसी न किसी पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। आप एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देखिए। राहुल मुस्कुराया। ठीक है, पर मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैं कॉन्टैक्ट लेंसों का प्रयोग करती हूँ। दहेज में देने के लिए मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं है। सुनिधि कटु स्वर में बोली। हम एक दूसरे को समस्त गुणों व अवगुणों के साथ स्वीकार करेंगे। सुनिधि, फिर इन बातों का तो कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तुम्हें 3 वर्षों से देख परख रहा हूँ। मैंने यह निर्णय एक दिन में नहीं लिया। आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। राहुल की बातों को समझकर सुनिधि खामोश रह गई। इतनी समझदार की बातें तो आज तक उससे किसी ने नहीं कही थी। फिर उसके नेत्र भर आए। क्या हुआ? राहुल ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, ये तो प्रसन्नता के आंसू हैं। सुनिधि ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसे लगा कि आंसुओं के बीच से ही दूर कहीं इंद्रधनुष उगाया है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।